आज मैं आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, म्यूचुअल इंडक्शन तीनों एक ही गो में रिवाइज करवाने लगा। आप लोगों के जो कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते, राइट? ये बेटा हमारे तीनों टॉपिक है जो आज हम करेंगे। हमें पता है कि स्टैटिक और मूविंग यानी करंट में फर्क है। स्टैटिक क्या होता है? चार्ज जब रुका हुआ होता है तो हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब वही चार्ज मूव करने लग जाए चार्ज, तो उसको क्या कहते हैं? करंट। ठीक है। स्टैटिक जो आपके कपड़ों के ऊपर रबिंग से, फ्रिक्शन से इस तरह से आते हैं उसको हम स्टैटिक चार्ज करते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकता। और जो वायर्स में होता है वो करंट होता है विच फ्लोज। ओके है ना यहां तक? उसके बाद हमने सर्किट में देखा था कि जो बैटरी है दैट प्रोवाइड्स करंट और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इसलिए मैंने खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, मैं एनर्जी मिटा दूंगी। तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस स्मॉल एंड थिक वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमें इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ओके जी। तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है हमें? पोटेंशियल, करंट या दोनों? इस पे क्या लिखा होता है? जो सेल होता है हमारा, जो रिमोट कंट्रोल में भी डलता है, उस सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट्स लिखा होता है और ये प्लस टर्मिनल होते हैं और ये नेगेटिव। ऐसे ही है फातिमा। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और करंट दोनों में फर्क क्या है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज कह दूं तो ज्यादा मुनासिब है। चार्ज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं, राइट? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द यस वोल्टेज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब कहूंगा तो इसका मतलब है एनर्जी कैरिड बाय ईच कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज में प्रोटॉन्स भी आते हैं, प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते जी। चार्ज में प्रोटॉन्स भी आते हैं, प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते। तो ना करें, जिस दिन करेंगे उस दिन हम कभी बता देंगे कि वो भी 1 एम्पेयर है या 2 है। अदरवाइज जो चार्ज मूव करेगा उसका है, उसकी क्वांटिटी है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। तो करंट किससे डिनोट होता है? आई से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एनर्जी पर कूलम, यानी एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना एक कूलम कितना बड़ा होता है? 6 इंटू 10⁻18। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो एक बैग में तो वो 1 कूलम बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कूलम दैट इज वोल्टेज या जो भी आप कहते हो। तो मैं उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा हूं या पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो पोटेंशियल कैरिड बाय ईच कूलम दैट इज कॉल्ड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। इसके चार्ज के क्या, करंट के क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल्स टू Q over T, number of coulombs passing through a point in 1 second, that is current। और पोटेंशियल डिफरेंस के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो यहां से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और वो अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से निकलते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं। तो बल्ब क्यों जलता है या टीवी या एसी चलता क्यों है? वो वोल्टेज कहां से आती है? उन इलेक्ट्रॉन्स ने ये एनर्जी के पैकेट्स उठाए हुए हैं अपने साथ, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। और वो एनर्जी किसको देती है? इस अप्लायंस को। ये उस एनर्जी का सत्यानाश कर देती है।
कन्वर्ट कर देती है टू अदर फॉर्म, राइट। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स खाली हाथ वापस आते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि इस बैटरी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, सेल को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे होता है ना घर में, यस और नो। सर वोल्टेज खत्म होने फिर भी इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। हाँ, करंट तो रहना, ठीक है, लेकिन उनके पास एनर्जी कोई नहीं है। आप चाहे हाथ भी लगा लें, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बट डोंट ट्राई। तो जिस वायर में दो वायर्स होती है ना, बल्ब के साथ लगी हुई, पंखे लाइट हर एक के साथ दो वायर्स लगी होती हैं, एक को क्या कहते हैं, लाइट। लाइट में क्या होते हैं, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट विद वोल्टेज, पोटेंशियल होता है उसमें। और जो न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें खाली इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें खाली करंट होता है, पोटेंशियल नहीं होता। उसको आप हाथ भी लगाओ तो आपको करंट, यानी इसको हम आम लूज टॉक में कहते हैं करंट लग गया। एक्चुअली दैट इज नॉट द करंट, दैट इज द झटका ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप में ट्रांसफर होता है। ओके, सो ये बातें सारी क्लियर है? फातिमा समझ आ रहा है बेटा? सर अगर न्यूट्रल वायर को यस सर। हाँ, अगर न्यूट्रल वायर को पकड़ेंगे न्यूट्रल वायर को पकड़ेंगे तो उसमें जब एनर्जी नहीं है, खाली करंट है, तो कुछ होएगा आपको? इलेक्ट्रॉन्स तो आपके अंदर भी है, ठीक है। जब उनमें एनर्जी होगी तो फिर आपको झटका लगता है। इसलिए न्यूट्रल वायर अगर आप टच भी कर ले, खुदा ना खास्ता, तो कुछ नहीं होगा। लाइट को नहीं करना, वो नहीं छोड़ो। लाइट का वैसे कलर क्या होता है? मोहम्मद, अगर आप ना होते ना तो इनको बड़ी डांटे तकलीफ में। ब्राउन होता है, पाकिस्तान में रेड है, लेकिन फिजिक्स में भाई देखिए ना आपने, लाल रंग की तार और काले रंग की तार, बट दैट इज इन पाकिस्तान ओनली। तो एक्चुअल में लाइव वायर का जो इंडिकेटर है या कलर है, दैट इज ब्राउन। और न्यूट्रल का क्या है भाईजान? ब्लू सुभान अल्लाह। किससे लिख रहा हूं? इसी कलर की होती है। और ये जो ग्रीन के नारे लगा रहे हैं आप, वो किस काम आती है? अर्थ वायर। शाबाश। अर्थ वायर होती है ग्रीन या येलो कलर की। ओके, बात क्लियर है यहां तक? अब इस सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिस्टर ओहम का ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जितना आप, यानी जितना आप यहां से, फातिमा इसको अगर हम समझ लें कि जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां घर बन रहा है तो मजदूर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे आर मजदूर, लेबरर्स, एंड दे आर कैरिंग द मटेरियल विद देम, जो उन्होंने ऊपर छत पे पहुंचाना है, राइट। तो मजदूर यहां से एनर्जी की फॉर्म में वो सारी चीजें जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो ले जाके यहाँ पे डंप कर रहे होते हैं और फिर वापस आ रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना मजदूर ऊपर, आपका क्या नाम? यस सर। हाँ, परिहा। ऐसा ही होता है ना, मजदूर यहां से सामान उठाते हैं छत पे छोड़ के, अगर वो साथ ही लेके वापस आ जाए, होता है इस तरह से भला? ठेकेदार मारेगा ना, फिर उनकी फैंटी लगाएगा, या ऊपर ही रह जाए, ऊपर रह जाए तो काम होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स दे हैव टू कम बैक टू कैरी मोर एनर्जी अगेन टू प्रोवाइड इट टू द अप्लायंस। बिल्कुल यही सिनेरियो यहां पे भी होता है, ठीक है बेटा? ओके, ये जो V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ के लिए हम ईएमएफ लिखते हैं, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? आपस में ये इक्वेट हैं कि नहीं है? किस चीज के इक्वल है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज। प्लस या माइनस, या एक चीज बताओ, दोनों बता दो। प्लस, क्या चीज प्लस करनी है? लॉस वोल्टेज। ये लॉस वोल्टेज क्यों होती है? ये कहां लॉस्ट होएगी? बैटरी में और ऑन द वे, रास्ते में, ठीक है। प्रिया, जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे
एनर्जी लेके तो खुद भी तो थोड़ी सी एनर्जी लूज करेंगे ना। और फिर रास्ते में अगर दिस वायर है सम रेजिस्टेंस, कोई भी चीज विदाउट रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन में जो एनर्जी लूज होती है उसको हम लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट पोटेंशियल कहते हैं। परीक्षा ठीक है, तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये जो लिखी होती है ना ये सेल के ऊपर, दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ। शाबाश। और ये फैक्ट्री से लिखा हुआ आता है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो इतना प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स खा जाते हैं ना रास्ते में, तो वो लॉस्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया बेटा? सर ये ऑफ द ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल हो सकता है। या इधर ही रहे ना, वो जब उधर पहुंचेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पे तो वहां पे वो सॉल्व, ठीक है सर जी बेटा। सर ईएमएफ टोटल टोटल, वोल्टेज इन अ बैटरी। टोटल एग्जैक्टली, टोटल, बिल्कुल टोटल कंप्लीट। ओके, जरा इस फॉर्मूले में आ जाओ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसी कंडक्टर में और ये उसका हो करंट आई, करंट मैं कंट्रोल कर रहा होता ना, यानी मूवमेंट, ठीक है, और ये वी, यानी कि ये वी डिपेंड करती है करंट के ऊपर, तो मुझे ये बताएं कि ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ बच्चों का ख्याल है ऐसा बनेगा, ऐसा No. कि ऐसा, ए बी सी, चलो सॉरी एक और भी है, ये लो ये डी भी है, ए बी सी डी। बस शाबाश। वोट बताओ, सी का कोई वोट है, बी का 1 2 3 4, ए का 1 2 3। भाई ऑनलाइन पीपल, आप लोगों के वोट बहुत लेट हो जाते हैं, खैरियत है? ए। अच्छा ए, शाज़ेब, अबान, प्रशांत, जल्दी बताएं जल्दी, वरना मैंने सर ए। बंद हो जाए यार। हाँ जी, डी की कोई ऑनलाइन पीपल, शाज़ेब, दोहार, सनी भाई, कोई भी नहीं बता रहा, सिग्नल्स नहीं है, आवाज नहीं आ रही। ओके आ रही है सर। आ रही है तो बताएं ना फिर, ABCD में से कौन सा वाला ठीक है? सर सवाल क्या? ए। सवाल ये है बेटा कि ओहम्स ने फरमाया कि पोटेंशियल और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी इंक्रीज द करंट तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये उसका लॉ था। अगर हम इस लॉ का ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, तो फिर सर कौन सा वाला ग्राफ, ए बी सी डी, इन सारों में से आपके ख्याल में कौन सा वाला ठीक है? ए। ये इसलिए नहीं मैं कर रहा हूं कि ये सामने बता दिया तो मैं, ए है, ए ही ठीक है। दोनों क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है हमेशा? याद रखने की बात है, दिस इज फॉर ओहमिक कंडक्टर्स। किनके लिए है ये ग्राफ? ओहमिक कंडक्टर्स। अब सवाल पैदा होता है, सर जी ये नई तरह के कंडक्टर्स हैं जिनको आप ओहमिक कंडक्टर्स कह रहे हैं, तो वो सारे कंडक्टर्स जो नॉर्मल लाइफ में कंडक्टर्स होते हैं उनको हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, बिकॉज दे ओबे ओहमिक, ओहम्स लॉ, मोर करंट मोर पोटेंशियल, तो ये बनता है, ठीक है, नॉर्मल है। कुछ होती है नॉर्मल कंडक्टर्स, राइट, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या कर आप बनाते हैं? हाँ जी, किस तरफ? यस, यू बनाते हैं। करंट, जैसे उनमें करंट देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस से टेम्परेचर इंक्रीज, तो जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उनका रेजिस्टेंस फौरन डिक्रीज कर जाता है। जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज, ठीक है।
सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना डिवाइसेस, उनमें हम डायोड्स वगैरह यूज करते हैं। ये सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए, तुम्हें डराने के लिए ये लफ्ज यूज करो, कोर्स में से निकल गए होंगे, इससे डरना मत। बस ये समझ लो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से जब करंट पास करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो जैसे और करंट पास होता है और उनका टेम्परेचर राइज करता है, जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फिर क्या इंक्रीज करेगा, उनका पोटेंशियल, ठीक है। वो जो लॉस हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सर जब क्या कहते हैं वोल्टेज इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। या ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। ओहम्स लॉ से हमने V is equals to IR, where R is the resistance, जिसको हमने कांस्टेंट रखा होता है। यू नो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब ब्रेक करते हो तो क्या बनता है, R एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हमने कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट रखेंगे तो I इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा, ओके। फिर हमने V is equals to IR से, जब आपको याद है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स, जब रेजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 डिफरेंट यानी हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, प्लस टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये अगर 2 ओहम्स हो, ये 5 ओहम्स, तो ये 7 ओहम्स, तो ऑल टुगेदर रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का या इस कॉम्बिनेशन का, प्रिया क्या रेजिस्टेंस होगा कंबाइंड, 14 R होगा इसमें ओहम्स। देख रहे हो, जब सीरीज में होता है तो उनका जो हाईएस्ट रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 7 है, उससे भी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। और पैरेलल में क्या होता है, सबसे कम से भी कम रेजिस्टेंस आता है। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/R पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऑलराइट, तो ये R1, ये R2, ये R3, यानी 3 रास्ते मिल गए करंट को जाने के लिए। अब उसकी मर्जी है वो R1 में से गुजरे या R2 में से या R3 में से, राइट। लेकिन कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होएगा, फार्मूला क्या है उसका, 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of these individual resistors। लिख लो बेटा, ठीक हो गया जी। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। R3 तक क्यों लिखा है अहमद, अगर दो रेजिस्टेंस होते तो फिर क्या रेजिस्टेंस होता, 1/R1 प्लस, और अगर बहुत सारे होते तो उन सब का हम रेसिप्रोकल लेके एलसीएम लेके तो हम उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। याद आ रही है चीजें, ओके। अब फिर मुझे ये बता दो कि पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट या सेम होती है और सीरीज में क्या सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होगा वो, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल या वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में करंट क्यों सेम रहता है, क्योंकि कितने रास्ते हैं पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के, 1। जितने निकलेंगे सबको सब उधर से ही गुजर के जाना पड़ेगा। ये इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इजी नहीं है जितना तुम लोगों ने समझ लिया था। इट्स डिफिकल्ट, रिवाइज करोगे तो बचोगे।
और कल बड़ी बेइज्जती होनी है, मैं बता रहा हूँ। उस वर्कशीट को ना, उसके मार्क्स सबके साथ शेयर होंगे सारों के, और जो नहीं देगा या जिसका पेपर या काम मेरे तक नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह यस कल भी, और हो सकता है कि परसों भी हो जाए। यस, जान नहीं छूटनी है। रिवीजन में रिवीजन टेस्ट टॉपिक्स का इस तरह से चलेगा सिलसिला। So you have to pull up yourselves now. Okay, series में there is one path for the flow of current, so current remains same, and in parallel V potential, क्योंकि बैटरी से हर कूलम एक जितनी एनर्जी लेके निकल रहा है, तो अगर वो इधर से गुजरेगा तो वो सारी एनर्जी इसको देके घर जाएगा। अगर R2 से गुजरेगा तो R2 पे देके जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कूलम्स की बात करें, नंबर ऑफ कूलम्स मूव कर रहे हैं, उससे वेरी नहीं करता। नहीं, पर कूलम की बात होती है। V का मतलब होता है पर कूलम। जो आप बात कर रहे हैं दैट इज करंट, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। हम करंट की नहीं बात कर रहे, एनर्जी जो वो लेके जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि एक मजदूर अपना सामान जो लेके जा रहा है वो सारे के सारा इसको दे के ही वापस जाएगा। ओके, यहां तक कोई सवाल? नो सर। जो आपके बुक्स हैं आपके पास, दे आर द बेस्ट नोट्स। और किसी बच्चे के पास अगर 2 से कम किताबें हैं तो वो समझ ले कि वो मुश्किल में है। ओके, ठीक है साहब, कितनी बुक्स है तेरे पास? गुड बॉय। और बुक्स में वो टॉपिकल नहीं है शामिल, ईयरली सर वो भी है, वो बुक नहीं है, वो रिसोर्स है। बुक्स होनी चाहिए आपके पास, कम से कम 2 बुक्स। ऑलराइट, आगे चलेंगे। हमें यह पता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होएगा तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन मुझे ये बताओ, वो जो फॉर्मूले हमने बनाए थे V इक्वल्स टू आई आर से और पावर से, वो कितने थे? 9। V इक्वल्स टू आई आर, और इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या थी? V P इक्वल्स टू वी आई। लेकिन पावर होती क्या है? एनर्जी ओवर टाइम। यानी हमने एनर्जी ओवर टाइम, हमें पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यानी एनर्जी या वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम तो वी गेट पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट, वी आई। अब इसके अंदर हमने जब ये वाली वैल्यूज रिप्लेस की, V की जगह पे हमने क्या लिख दिया? आई आर इसके अंदर, तो क्या बन गया? P इज इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आर। इस V की जगह पे ये V आई आर के इक्वल था, वो हमने वैल्यूज इधर पुट की, सब्स्टिट्यूट कर दिया V की वैल्यूज को फ्रॉम ओहम्स लॉ। तो क्या आ गया? स्क्वायर आर। फातिमा ठीक है बेटा? ऑलराइट, आई की वैल्यू इसमें से क्या निकलेगी? इसमें से आई इज इक्वल्स टू, तो बेटा ये वाली वैल्यूज जब आई की हमने यहाँ पे रिप्लेस की तो P किसकी इक्वल आ गया? V स्क्वायर ओवर आर। ये लो जी, ये 1 2 एंड 3 तीन फार्मूले आ गए। 3 फार्मूले बनाने का मकसद क्या था? इसमें क्या नहीं है? आर मिसिंग है। इसमें क्या नहीं है? आई। इसमें ठीक है बेटा। तो अगर डेटा में, न्यूमेरिकल में आपको कोई चीज ऐसी हो जो फाइंड करनी है लेकिन दूसरी चीज मिसिंग है, तो इन तीनों फॉर्मूलों को हम यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसमें से मैं एनर्जी निकालूं, हमें पता है कि P इज इक्वल एनर्जी ओवर टाइम था, तो E किसके इक्वल हो जाएगा? P मल्टीप्लाई बाय T। यानी जितने पावर के फॉर्मूले हैं उन सबको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इधर भी मल्टीप्लाई बाय T करें, इधर भी मल्टीप्लाई बाय T, इधर भी T, इधर भी T। ठीक है, तो PT किसके इक्वल हो गया?
एनर्जी के, तो पावर से क्या बन गई, एनर्जी, इज इक्वल टू वी आई टी, शाबाश। और ये भी एनर्जी इज इक्वल्स टू V square I T R ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, I square R I square R T आई स्क्वायर आर टी, और इधर एनर्जी। ये तीनों फॉर्मूले ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो, वो वाले तीन फॉर्मूले पावर के थे, ये एनर्जी के थे। और अगर किसी बच्चे को याद हो एनर्जी के कोई फॉर्मूले, E is equals to mc डेल्टा थीटा, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, E is equals to ml, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जब हम हीट पढ़ेंगे तो मैं ये वाले फॉर्मूले दोबारा रिलेट करवाऊंगा आपसे, ओके। तो कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो तो हम इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो करंट का जी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और अगर हम उसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या हो जाता है, अगर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर जिसमें करंट हो, ठीक है, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो फिर इसमें मोशन प्रोड्यूस होती है, फोर्स लगती है। तो तीनों चीजों को मिला के फ्लेमिंग्स ने क्या बनाया था, लेफ्ट हैंड रूल, और इंडक्शन में वो लेफ्ट हैंड रूल क्या हो जाता है, राइट हैंड रूल, ठीक है। इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में से कोई क्वेश्चंस हैं बेटा तो पूछो मेरे से। जो ग्रिप रूल था, ग्रिप रूल, हाँ वो है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ग्रिप रूल, ठीक है। तो उसमें थंब क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट। स्ट्रेट कंडक्टर में थंब क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड फिंगर्स क्या करती हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर लेकिन जो इंड्यूस्ड और अगर हम बोले सोलेनॉइड, तो फिर राइट हैंड रूल है, वो राइट हैंड ग्रिप रूल नहीं है उसमें, सोलेनॉइड के लिए खाली राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट बताएंगी, और थंब क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ, ओके। तो ध्यान से राइट हैंड यूज करने, राइट हैंड ग्रिप रूल इज फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स, एंड राइट हैंड रूल ओनली, राइट हैंड रूल इज फॉर सोलेनॉइड। इसी तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन तीनों चीजों के लिए आता है, और इंडक्शन में वो राइट हैंड रूल बन जाता है। आपने कहा था लेफ्ट हैंड ग्रिप भी यूज होता है, वो सिर्फ जब कॉइल वाला सीन आता है जिसमें हम कर रहे होते हैं, तो उसमें मैंने आपको उसका इजी वे बताया था कि जो भी पोल अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वही पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो वो बगैर रूल यूज किए आपको याद रहेगा, ठीक है। कल मैंने इसकी वर्कशीट देनी है, सर जब बाहर तो जब वो बाहर भी आ रहा है तो यही बनेगा डायरेक्शन। तो आपके इधर क्या आ रहा है, यानी कि ये नॉर्थ इधर चला गया, अब इधर से वापस आ रहा है तो इस तरफ क्या आ रहा होगा, साउथ आ रहा होगा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी ना वापसी पे, इसलिए पोलैरिटी चेंज होगी। सर तो अगर जब वापस आ रहा होगा तो वो राइट वाली साइड नॉर्थ हो जाएगी। हाँ, यानी अगर आपको ये पता है कि ये अभी इस तरह से यूं जा रहा है तो ये साइड क्या है, नॉर्थ, और जब रिवर्स होगी तो ये साइड क्या हो जाएगी, साउथ। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसको भी हमने उसको लॉजिकली भी करना है।